नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जिसमें बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में आज से नाइट कर्फ्यू। जानिए किन चीजों पर रहेगी पाबंदी। दोस्तों, बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार की ओर से लगाया गया नाइट कर्फ्यू शनिवार रात से प्रभावी हो गया है। नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी रेस्तरां, बगीचे और मॉल बंद रहेंगे और लोगों को बीच पर जाने की भी इजाजत नहीं होगी। कोरोना वायरस के मामलों में हाल में हुई बढ़ोतरी पर काबू करने के लिए जूझ रही महाराष्ट्र सरकार ने राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की शनिवार को घोषणा की। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि रेस्तरां, उद्यान और मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहने चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि लोगों को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के दौरान समुद्र तटों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। ड्रामा थिएटर भी शनिवार रात से बंद रहेंगे। ये आदेश शनिवार की मध्य रात्रि से लागू होंगे। हालांकि सरकार ने अपने नए दिशा निर्देशों में रात के समय खाने की डिलीवरी में छूट दी है। आदेश में कहा गया है कि रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसमें कहा गया है बगीचों और समुद्र तटों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों को इस अवधि के दौरान बंद रखा जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं पर प्रति व्यक्ति 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें कहा गया कि राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोहों के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर देश के वर्तमान राष्ट्रपति की हेल्थ अपडेट को लेकर आ रही है, जिसमें बता दें कि राष्ट्रपति की हालत स्थिर। एम्स में 30 मार्च को हो सकती है बाईपास सर्जरी। दोस्तों, बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हालत स्थिर है और उन्हें आगे की जांच के लिए एम्स ले जाया गया है, जहां मंगलवार को उनकी बाईपास सर्जरी की जा सकती है। राष्ट्रपति भवन के बयान में यह जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि नियमित मेडिकल जांच के बाद डॉक्टरों द्वारा राष्ट्रपति महोदय की देखरेख की जा रही है। उनकी हालत स्थिर है एवं विशेषज्ञ उनकी देखरेख कर रहे हैं। बयान के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 27 मार्च की दोपहर को दिल्ली स्थित एम्स ले जाया गया, जहां जांच करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बाईपास सर्जरी कराने की सलाह दी, जो 30 मार्च को सुबह में होने की संभावना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शुक्रवार सुबह सीने में तकलीफ होने के बाद स्वास्थ्य जांच के लिए सेना के रिसर्च एवं रेफरल अस्पताल ले जाया जाएगा। अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हालत स्थिर है और उन्हें आगे की जांच के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रेफर किया गया है। राष्ट्रपति भवन के ट्वीट में कहा गया कि नियमित मेडिकल जांच के बाद डॉक्टरों द्वारा राष्ट्रपति महोदय की देखरेख की जा रही है। उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लेने वाले सभी शुभचिंतकों के प्रति राष्ट्रपति महोदय ने धन्यवाद व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को राष्ट्रपति के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल गए थे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र सरकार की गठबंधन में कलह। कांग्रेस ने कहा कि शरद पवार के प्रवक्ता बन गए हैं संजय राउत। दोस्तों, बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में राजनीतिक हलचल कम होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने के बाद भी शिवसेना और शरद पवार पर निशाना साधा है। इस बयानबाजी के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र में गठबंधन से बनी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। इन पार्टियों के बीच के मतभेद भी खुलकर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा कि संजय राउत शरद पवार के प्रवक्ता बन गए हैं। इस बयान की वजह यह है कि संजय राउत ने कुछ दिन पहले बयान दिया था, जिसमें उन्होंने शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने की चर्चा कर दी थी। उन्होंने शरद पवार की तारीफ की थी और ये बात रखी थी। ध्यान रहे कि फिलहाल सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष है। कांग्रेस इस बयानबाजी से नाराज है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए कह दिया था कि शरद पवार के संजय राउत प्रवक्ता हैं, शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है। इस तरह की बयानबाजी का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस मामले को लेकर नाना ने मुख्यमंत्री से शिकायत करने की भी बात कह दी थी। उन्होंने कहा कि संजय राउत की गलत बयानबाजी को लेकर हम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि अपनी लीडर के लिए वो इस तरह की बयानबाजी नहीं सुनेंगे।
संजय राउत ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही थी। संजय राउत ने कहा था कि अगर आप देश में विपक्ष को और मजबूत करना चाहते हैं तो शरद पवार जैसे नेता को ही यूपीए का अध्यक्ष होना चाहिए। उनका नेतृत्व सभी को स्वीकार होगा। कई ऐसी पार्टियां इसमें शामिल हो सकती है जो इस वक्त न तो एनडीए के साथ है और न ही यूपीए के साथ है। संजय राउत ने इस मौके पर महाराष्ट्र के मौजूदा स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने जुबानी जंग करार दिया। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही, जिसमें बता दें कि दिल्ली में मिनी लॉकडाउन। गुजरात सरकार ने राज्य में आने के लिए जरूरी किया आरटी-पीसीआर टेस्ट। बता दें कि देश में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। राजधानी दिल्ली में होली और शबे बारात जैसे त्योहारों के मद्देनजर मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। वहीं अब गुजरात सरकार ने भी राज्य में बाहर से आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। देश में महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गुजरात में कोरोना के मामलों में काफी तेजी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में भी लगातार तीसरे दिन 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 27 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा हो गई है। पिछले साल 27 दिसंबर को दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 6713 थी। अब मरीजों की संख्या 6625 हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत भी हो गई है। दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए शादी समारोह में अब अधिकतम लोगों की संख्या घटाकर 100 कर दी है। ये नियम बंद जगहों पर होने वाले कार्यक्रमों पर लागू होगा। खुली जगहों पर होने वाले विवाहों में 200 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में 50 लोग ले सकते हैं हिस्सा। दिल्ली में अगले आदेश तक अंतिम संस्कार और उससे जुड़े अन्य कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोग हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही सरकार की तरफ से कहा गया कि थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश या सैनिटाइजर के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। गुजरात में प्रवेश पर जांच अनिवार्य है। झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान समेत कई राज्यों के बाद अब गुजरात ने भी 1 अप्रैल से राज्य में बाहर से आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। गौरतलब है कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर देश में तेजी से फैल रही है। शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 62,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही 91 लोगों की इस दौरान जान गई है। हालांकि देश में टीकाकरण का कार्य भी जारी है। 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगभग 6 करोड़ लोगों के टीके लगाए जा चुके हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। दोस्तों, खबरों पे आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। दोस्तों, आज का सवाल है, आपको बताना है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था। सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक शानदार उपहार। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि वाराणसी में आप प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा, पंचायत चुनाव में सपा कार्यकर्ताओं से मिलकर बनाएंगे जीत की रणनीति। दोस्तों, बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पंचायत चुनाव को लेकर मंथन करने शनिवार को छोटा नागपुर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलकर कहा कि आज यूपी में पंचायत चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ये हमारे लिए विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा। जल्द ही सभी उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। सपा पंचायत चुनाव अगर नहीं लड़ती तो कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाएं। संजय सिंह ने कहा कि सपा इस बार शायद अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है। कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आप लोग स्थानीय स्तर पर सपा के लोगों से संपर्क करें, उनको अपनी जीत के लिए बात कर समझाएं। दिल्ली मॉडल के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामियों को जनता को बताएं। हर गांव तक संपर्क अभियान को बढ़ाएं। यूपी में अपराधीकरण अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों पर मुकदमा दर्ज कराते हैं। अपराधियों को मानो छूट है। कोरोना घोटाला, नौकरियों में घोटाला यूपी में हुआ। यहाँ की बदहाली हमारा प्रमुख मुद्दा होगा। दिल्ली में जिस तरह से विकास हुआ उस मॉडल को लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। दिल्ली की जनता को बिजली फ्री, महिलाओं को बस में यात्रा फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा समेत कर क्षेत्र में व्यापक कार्य किया गया है। कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, लोगों को जागरूक रहना होगा। बांग्लादेश की आजादी में भारत उनके साथ खड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार किसने किया, सभी को बताना चाहिए। वो कहीं भी कुछ भी कहते रहते हैं, हर जगह वो मौजूद हो जाते हैं। सोचकर कुछ भी बोलना चाहिए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं आज के सोना और चांदी के भाव, जिसमें बता दें कि इस हफ्ते टूटे सोने के भाव, चांदी में भी अच्छी खासी गिरावट। जानिए कीमत। दोस्तों, बता दें कि इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 5 अप्रैल 2021 वायदा के सोने की कीमत MCX एक्सचेंज पर 53 रुपए की गिरावट के साथ 44,642 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। इसके अलावा 4 जून 2021 के सोने की वायदा कीमत इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन MCX पर मात्र 1 रुपए गिरावट के साथ 45,111 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। आइए अब जानते हैं कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में कितना अंतर देखा गया। इस हफ्ते सोने के भाव में गिरावट दर्ज हुई है। इस हफ्ते के
पहले कारोबारी दिन सोमवार 22 मार्च को एमसीएक्स पर 5 अप्रैल 2021 वायदा के सोने का भाव 44,974 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला था। वहीं से पहले सत्र में इस सोने की कीमत 45,021 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। इस तरह इस सोने के भाव में इस हफ्ते 379 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज हुई है। दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं आज का मौसम समाचार, जिसमें बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी, बढ़ेगी हवा की रफ्तार, इन इलाकों में कहर ढाएगी मूसलाधार बारिश। दोस्तों बता दें कि मार्च का महीना है जो मौसम बदलाव के लिहाज से काफी मायने रखता है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश के दौरान दौर चल रहा है, जिससे मैदानी इलाकों का तापमान नीचे लुढ़कता जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों पर फिर से बारिश होने की संभावना बन रही है। दक्षिणी पूर्वी हवा के चलते संभावना बहुत कम है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में भी 29 मार्च से बारिश के आसार बन रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के चलते ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गरज के साथ बिजली और बारिश की संभावना बन रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में गरज और बिजली चमकने की संभावना तो है ही, साथ ही तेज हवाओं की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज बिजली के साथ मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।